The next topic is drift velocity. अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? द मेटल कंडक्टर contains a large number of free electrons whose number density is about 10^29 per meter cube। एक आपके पास कंडक्टर है, उस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव कर रहे हैं रैंडम डायरेक्शन में। एट रूम टेम्परेचर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, जैसे कि मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस। जैसे कि गैस का एक मॉलिक्यूल होता है जो रूम में रैंडमली मूव कर रहा होता है, तो रूम टेम्परेचर में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। एवरेज थर्मल स्पीड ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन रैंडम मोशन एट रूम टेम्परेचर इज़ ऑफ द ऑर्डर 10^5 मीटर पर सेकेंड। कहते हैं जो ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इनकी एवरेज थर्मल स्पीड जो है रूम टेम्परेचर पे कितनी होगी? 10^5 मीटर पर सेकेंड। और जो डायरेक्शन होगी इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो रैंडमली मूव कर रहे हैं, और उसका जो अगर आप इन सभी रैंडमली मोशन इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज निकालोगे तो एवरेज क्या होगा? इक्वल्स टू 0 होगा। तो U1 आपके पास आ गया थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर, फिर U2 सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए, U3 रैंडम थर्मल वेलोसिटी ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए, UN रैंडम थर्मल वेलोसिटी ऑफ n इलेक्ट्रॉन के लिए। तो जब आप इसका एवरेज निकालोगे तो एवरेज क्या आएगा? दैट एवरेज इक्वल्स टू 0। U1 प्लस U2, U1 फॉर रैंडम थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन U1, रैंडम थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन U2, इन सब का जब हम एवरेज निकालेंगे n के साथ डिवाइड करके, वो क्या आएगा? इक्वल्स टू 0 आएगा। एज ए रिजल्ट देयर विल बी नो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इन ए कंडक्टर। तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा। मतलब अगर एवरेज वेलोसिटी उसकी 0 हो गई, इसका मतलब ये है कि जब कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उनकी एवरेज वेलोसिटी अगर 0 है तो उनका कोई फ्लो ऑफ चार्ज किस कंडक्टर में नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा। जैसे ही आप इस कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर, पॉजिटिव नेगेटिव, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे उनको एक फोर्स एक्सपीरियंस होगी, और जब उनको कोई फोर्स एक्सपीरियंस होगी तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे, और करंट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। और फिर क्या होगा कि जो ये कंडक्टर होगा इस पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जब वो एक फिक्स्ड डायरेक्शन में फिर मूव करना शुरू कर देंगे, जब आप इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जब किसी स्पीड के साथ मूव कर रहा है और वो जब दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा तो दूसरे इलेक्ट्रॉन में क्या आ जाएगी? स्पीड आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, जिसके बाद उसको एक गेन होगा काइनेटिक एनर्जी में, और वो एक्सेलरेट होगा बहुत तेज़ी के साथ, और फिर किसी और इलेक्ट्रॉन के साथ वो कोलाइड करेगा। फिर एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ कोलाइड करेगा, फिर इसमें काइनेटिक एनर्जी गेन हो जाएगी, फिर ये इलेक्ट्रॉन किसी और इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा, उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये कब होता है? जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो और पहले इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसे ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स में एक फोर्स एक्सपीरियंस होती है, और वो एक फिक्स्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं, और वो करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। और एक इलेक्ट्रॉन में जब वेलोसिटी आती है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करके उसमें काइनेटिक एनर्जी गेन कर देता है, और फिर वो एक्सेलरेट हो जाता है, और फिर वो मूव करता है आगे, और फिर वो एक और इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करता है। तो इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी
with which the free electrons gets drifted towards the positive end of the conductor under the influence of external electric field applied। कि जो एवरेज वेलोसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की है और जब वो फिक्स डायरेक्शन में मूव करते हैं, ड्रिफ्टेड का मतलब होता है कि वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं फोर्स जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, और जब उन्होंने फोर्स एक्सपीरियंस किया तो वो किस तरफ मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं। और वो कैसे मूव कर रहे हैं, जब वहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई। अब जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो ये होता है हमारे पास फर्स्ट स्टेप है जहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाना है। फिर उसके बाद जो फोर्स एक्सपीरियंस आपने की थी, जो इलेक्ट्रॉन्स ने फोर्स एक्सपीरियंस की थी, वो डायरेक्शन उनकी इलेक्ट्रॉन्स की ऑपोजिट थी टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से यहाँ पे माइनस आएगा। तो फोर्स क्या, ई क्या होता है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एफ डिवाइडेड बाय क्यू। तो एफ क्या होता है, फोर्स, क्यू होता है चार्ज, चार्ज को हम ई भी लिख सकते हैं। तो एफ ई इक्वल्स टू एफ बाय क्यू आ जाएगा। यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो एफ क्या हो जाएगा, ई मल्टीप्लाई स्मॉल ई और माइनस साथ में लगेगा। ये हमारे पास सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में हमारे पास ये है कि हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ई चार्ज हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय एम। ओके, तो ये आपके पास फॉर्मूला लगाना है। थर्ड स्टेप ये हो गया, पहले आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाया जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाया। फिर आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा V इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इसी अकॉर्डिंग हमने एक फॉर्मूला लगाना है थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। V के लिए आ जाएगा V1, U का U1 आ जाएगा, A का एक्सेलरेशन आ जाएगा, टाइम के लिए τ1 आ जाएगा। इसी तरह से V1, V2, V3 और Vn की वैल्यू आप लिख लोगे। और ये जो V1, V2, V3 की वैल्यू आपने लिखी है, तो उसके बाद एवरेज वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन्स का क्या फॉर्मूला होगा, हमारे पास Vd आ जाएगा। एवरेज वेलोसिटी जब हम थर्मल इलेक्ट्रॉन्स के निकालेंगे, V1, V2 और V1n आ जाएगा। V1 का फॉर्मूला होगा U1 प्लस ए τ1, U2 प्लस ए τ2 और V1n का भी आप फॉर्मूला लिख लोगे। U1, U2 और Un की वैल्यू आप अलग ब्रैकेट में ले जाओगे, n को भी उनके साथ ले जाओगे। एक्सेलरेशन आप कॉमन लेके बाहर ले लोगे, τ1, τ2, τn की वैल्यू प्लस करके उसको भी n के साथ आप अलग कर लोगे। तो हमने तो ये पढ़ा था कि एवरेज वेलोसिटी जो होती है रैंडम इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, ज़ीरो होती है। और ए को हम ए वेक्टर लिखेंगे और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास टो की वैल्यू आ जाएगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे वी डी क्या आ गया, ए टो आ गया हमारे पास। ओके, और ये जो हमारे पास τ1, τ2, τn बाय n हमने किया है, इसको हम एवरेज रिलैक्सेशन टाइम भी बोलते हैं। ओके, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, ईच इलेक्ट्रॉन सफर्ड द कोलिजन विद द एटम ऑफ द कंडक्टर। ये हर इलेक्ट्रॉन जो है, कोलिजन तो होती है एक इलेक्ट्रॉन की दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, तो एक इलेक्ट्रॉन की एवरेज टाइम में दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ जो कोलिजन होती है उसको एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो Vd का फॉर्मूला हमारे पास आ गया। और A की वैल्यू जो एक्सेलरेशन आपने कैलकुलेट की थी थर्ड स्टेप में, उस एक्सेलरेशन की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे। ओके, फिर उसके बाद आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, अगर आप वेक्टर रिमूव करोगे तो ये माइनस जो है वो हट जाएगा। तो एवरेज रिलैक्स ये हमारे पास क्या आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक डेरिवेशन भी आ गई, ये फॉर्मूला भी हो गया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसको ज़रूर अच्छे से करना है।